सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन की बात करें तो ये सभी हमारे जीवाश्म ईंधन के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन किस में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रा मेरा सही आंसर होगा। लेकिन मान लीजिए कि हाइड्रा आपके ऑप्शन में नहीं है और आपके ऑप्शन में यीस्ट दिया गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होता है, यीस्ट बन जाता है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे अगला है, निम्न में से नर और जो पुरुष हार्मोन है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन होगा, थायरोक्सिन होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा या पीट्री होगा। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन्स हो जाता है। तो चलिए बाकी पर्सन हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मृदा को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो उसको अपन बोलते हैं जुताई। इसके पहले दोस्तों कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो कल्टीवेटर है वो किस काम आता है, तो वो भी हमारा किसके काम आता था, जुताई के काम आता था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खरीफ की फसल क्या कौन सी है। तो खरीफ की फसल जो 4 ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग मक्का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कल की वीडियो में भी हमने खरीफ की फसल देखी थी। अब आपको पूछ लिया जाए कि यहाँ पे रबी की फसल, ठीक है, तो रबी की फसल कौन कौन सी है भाई, गेहूँ की, मटर की और चना की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है उसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो उसमें 2 आंसर आपको मिलते हैं। जो है वो तो है ही और जो नहीं है वो भी उसका आंसर आपको मिल जाता है। नहीं से कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं फसल। एक ही मात्रा में आपने देखा होगा कि ये मेरा खेत है और यहाँ पे मैंने गेहूँ गेहूँ के पौधे लगा दिए भाई बहुत सारे, तो ये क्या कहलाएगी, मेरी फसल कहलाएगी, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, चेचक के टीके का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये तो आप सभी जानते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि चेचक के टीके का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। रोग कारक सूक्ष्म जीव वायरस का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया क्या है, सूक्ष्म जीव वायरस नहीं है, एक प्रकार का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। बाकी खसरा, पोलिया, चिकन पॉक्स ये सूक्ष्म जीव के वायरस के एग्जाम्पल है। दूध का दही बनाने में किस जीवाणु की भूमिका होती है। तो वो होती है हमारे लैक्टोबैसिलस की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। साथियों इन प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है। मैं सिलेक्टेड पर्सन है वो आपकी बुक से उठा के ला रहा हूँ। यहाँ पे हमने लगभग आपका टोटल चैप्टर जो भी है उनमें से 8-9 चैप्टर को इंक्लूड किया है, बाकी का मैं और भी आपको ला दूंगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। अभी अभी हमने देखा था, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ये रिपीट हो गया है पर्सन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सूर्य का प्रकाश समाप्त हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा कभी भी। वायु समाप्त होगी क्या, नहीं। अगर यही समाप्त हो जाएंगे तो जो जीवन है हमारा वही समाप्त हो जाएगा। जल भी खत्म हो गया तो भी जीवन। लेकिन पेट्रोलियम क्या है, एक प्रकार का समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन हो सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, ईंधन अपूर्ण दहन से विषैली गैस बनती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोस्तों अगर ईंधन का अपूर्ण यानी कि अपन किसी लकड़ी को जला रहे हैं और वो सही से नहीं जल रही है, वो गीली लकड़ी है, तो उसमें से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो कि एक जहरीली गैस का काम करती है। सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वह कौन सी होगी। तो ज्वाला का बाह्य क्षेत्र। ये आपकी 2023 की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें रखा जाता है। तो इसमें किसको रखा जाता है भाई, संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा सही आंसर होगा। रेड डाटा का मतलब ये होगा कि पशु पक्षियों की वह प्रजातियाँ जो कि विलुप्ति के कगार पे है। विलुप्ति का मतलब क्या हो गया, जिनकी संख्याएं लगातार कम हो रही है उनको रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। अब आगे देखिए यहाँ पे, स्त्रियों में निषेचन होता है। तो स्त्रियों में निषेचन है वो कहाँ पे होता है भाई, गर्भाशय में होता है, योनि में होता है, अंडाशय में होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होता है मेरा डिंब वाहिनी में। ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा, बाकी ये मेरे सही आंसर नहीं है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये देखिए वापस से आ गया। तो ये होता है भाई हार्ड्रा में। अभी अभी मैंने बताया था, अगर ये ऑप्शन में नहीं है और ईस्ट आपको दिया गया है तो वो आपका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे शुक्रवाहिकाएं, गर्भाशय, अंडाशय और डिंब वाहिनिकाएं। तो निम्नलिखित में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्रवाहिकाएं। ये किस में होती है भाई, ये होती है पुरुषों में, ठीक है। पुरुषों में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है, जो शुक्राणु का चलन होता है वो इसी जगह होता है।
बाकी डिम्ब वाहिका, अंडाशय, गर्भाशय ये तो महिला में होते ही होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला है कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मिलान करना है यहाँ पे, तो इनका आंसर आपको यहाँ पे नीचे मिल जाता है, आप आराम से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो किस में होता है भाई, ये आता वृषण में, मतलब पुरुषों में होता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो किस में होता है भाई, तो अंडाशय यानी कि महिलाओं में होता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड होता है। इंसुलिन है जो हमारे अग्नाशय में, मतलब जो हमारा पेट है, पेट अपन जिसको बोलते हैं, उसमें ये स्त्रावित होता है। इसके बाद देखिए एक और आपका कॉलम ए और कॉलम बी में यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है भाई, बीजों को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन थ्रेसिंग बोलते हैं। निराई, निराई का मतलब क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं भाई, खरपतवार हटाते हैं, मतलब अपन खेत की निनानी करना जो बोलते हैं देसी भाषा में, निनानी करना, निराई करना, उसका मतलब क्या होता है कि खेत में फसल के साथ अनावश्यक रूप से जिनको अपन क्या बोलते हैं खरपतवार उगाते हैं, उनको हटाना ही निराई कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे सिंचाई है, तो खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जुताई का मतलब क्या हो गया, मिट्टी को पोला करना, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मिट्टी को पोलरना, उलटना पुलटना क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। तो इन प्रश्नों को दोस्तों आपको अच्छे से माइंड में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपके एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं, मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि दोस्तों को ज़रूर सेंड कर दे ये, ताकि वो भी इनको पढ़ सके और चैनल को सब्सक्राइब कर सके। अब देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बोर्ड परीक्षा 2023 में आया हुआ प्रश्न है, उर्वरक क्या है। वे रासायनिक पदार्थ जो विशेष पादपों से समृद्ध होते हैं तथा जिनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, उर्वरक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, ये भी आपकी राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 में आ चुका है। खाद क्या है, तो वह कार्बनिक पदार्थ जो पादपों तथा जंतुओं के अवशिष्टों के गलने से तथा सड़ने से बनता है तथा मृदा को ह्यूमस प्रदान करता है, खाद कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखे गए हैं, साथ ही साथ ये भी पता पड़ रहा है आपको कि ये परीक्षा में कब पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं, तो पौधों को समय समय पर जल देना सिंचाई कहलाता है, तो ये आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरक है वो मिलाया जाता है। आगे हम चलेंगे यहाँ पे, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, सूक्ष्म जीव वाला, और साथ ही साथ केंचुआ वाला वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैंने इंक्लूड किया है, जो कि किसान का मित्र क्या कहलाता है। ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, मतलब सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनको यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दही है आपका, अब दही में बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे, आप उनको देख पाते हैं क्या, अगर आप उनको देख पाते तो आप दही को कभी खा ही नहीं पाते। लेकिन जब आप प्रयोगशाला में जाके सूक्ष्मदर्शी की सहायता उसमें देखेंगे तो उसमें आपको असंख्य कीड़े चलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, तो ये रियलिटी है। सूक्ष्म जीव को किन किन वर्गों में बांटा गया है, तो देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपका आ चुका है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया मैंने, कब आया था लेकिन। अब देखिए यहाँ पे ये 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है मेरा जीवाणु में, फिर कवक में, फिर प्रोटोजोआ में, फिर शैवाल में। तो ऐसा कैसा आपको एग्जाम में लिखना होगा मेरे भाइयों। अब देखिए यहाँ पे एलपीजी को आदर्श ईंधन क्यों माना जाता है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलता है। एलपीजी को आदर्श ईंधन इसलिए माना जाता है कि उसका ऊष्मीय मान है वो अधिक होता है। सेकंड, इसका भंडारण सरल है, इसका परिवहन सरल है, यह प्रदूषण रहित होता है, इसके जलने पर कोई अवशेष नहीं बचता है, जो हम जैसे रसोई में प्रयोग में लेते हैं ना, कोई जलने के बाद कुछ बचता है क्या, नहीं बचता है, बस गैस उड़ जाती है, इसलिए इसका उपयोग है वो हम करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी 2 गैसों के नाम आपको लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसी पदार्थ के ज्वलन ताप की परिभाषा आपको लिखनी है, तो देखिए उस न्यूनतम ताप को जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसे जलने लगता है, उसे पदार्थ को ज्वलन ताप है वो कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात करूँगा, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को आप रट लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी ऐप के माध्यम से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ईंधन के रूप में एलपीजी तथा लकड़ी की तुलना करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोगों, पढ़ लेना, क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एलपीजी की व्यवस्थाएं की गई थी। उज्ज्वला योजना के तहत आपको अलग से
रसोई घर में महिलाएं जो काम करती है उनको लिए कम दर में गैस मुहैया करा गया था। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए वापस से केंद्र सरकार की ओर से एलपीजी जो सिलेंडर उनके दाम किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट बनता है ये भाई वर्तमान के हिसाब से भी, इसलिए इसको पढ़ लेना। तो यहाँ पे देखिए ईंधन और लकड़ी का पूरा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे आपको लकड़ी के बारे में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सब कुछ लिखे गए हैं, तो ये आपको तो पढ़ लेना है यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, स्लाइड कर देता हूँ मैं थोड़ा धीरे धीरे, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, वे जंतु जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका बोर्ड परीक्षा 2023 में आ चुका है। इसको अपन बोलते हैं संकटापन। इसके बाद देखिए, वन्य प्राणु जंतु जहाँ सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं कहलाता है। ये प्रश्न आपका आ चुका है। तो इसको बोलते हैं अपन अभ्यारण्य। अभ्यारण्य के ऊपर आपको दोस्तों पूरा बड़ा प्रश्न है वो भी पढ़ लेना है। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा प्रश्न जो होगा वो भी आपको आ जाएगा और बड़ा प्रश्न भी अगर आ जाता है तो वो भी आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखता हूँ मैं यहाँ पे। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, संरक्षण के उपाय है वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे ये पूरा लिखा गया है। देखिए, वनों के संरक्षण के उपाय देखिए यहाँ पे, केवल कुछ पेड़ों को छोड़कर वनों को काटने पर रोक लगानी चाहिए, इसमें भूमि कटाव भी रुकेगा। सामाजिक वानिकी को अपनाना चाहिए, सजावटी पौधे अधिक लगाने चाहिए, आग से बचाना चाहिए इनको, प्रतिवर्ष वनों में आग लगने से अनेक वृक्ष जो नष्ट हो जाते हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे अगला जो आता है, कायांतरण किसे कहते हैं। तो लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लैंगिक जनन किसे कहते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। देखिए, एक नर तथा एक मादा युग्मन के संयोजन से निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है। इस क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे। देखिए, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है और ये आपका परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वापस से कल की वीडियो में भी हमने देखा था विज्ञान के पेपर में जो मैंने बताए थे, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में देखना हूँ, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना भाई। साथ ही साथ यहाँ पे पूरा इसके बारे में विवरण आपको यहाँ पे मिल जाता है। मादा जनन तंत्र क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, उसमें अंडवाहिनिकाएँ क्या होती है, गर्भाशय क्या होता है, क्या इनके काम होता है, योनि क्या होती है, पूरे वहाँ पे ये वर्णन आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, घर्षण बल क्या है, ये कैसे कार्य करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो खिलाड़ी होते हैं वो किलेदार जो शूज है वो क्यों पहनते हैं, वो इसी से रिलेटेड है। मान लीजिए यहाँ पे, तो इसको आप पढ़ लेना भाई। दो वस्तुओं की सतह के मध्य कार्यरत घर्षण बल, जो बल होता है वो घर्षण बल कहलाता है। बल की गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है ये। ठीक है, इसकी दिशा में सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि ये बल दो सतहों के बीच संपर्क से उत्पन्न होता है। यह भी एक प्रकार का संपर्क बल कहलाता है। आपका कोई भी कर होता है कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 2021 की परीक्षा में आया था। साथ ही 2023 में तो शायद ये नहीं आया होगा, मेरे ख्याल से 21 में ये प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा आपको यहाँ पे मिल जाता है कि केंचुआ किसान का मित्र कैसे होता है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको पढ़ सकते हैं, मैंने वीडियो रोक रखा है, आप रोक के भी इनको पढ़ सकते हैं भाइयों। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो आता है हमारा, खरपतवार किसे कहते हैं। ये 2023 का जो बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र था उसमें शामिल किया गया था और वैसे भी ये इम्पोर्टेंट बनता है ये आपके लिए। खरपतवार वे अवांछनीय पौधे या जंगली पौधे हैं जो खेत में बोई गई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण अपन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे खरपतवार का पूरा विवरण है यहाँ पे। ठीक है, देखिए समझाइए क्या होता है, तो पूरा बड़ा प्रश्न है ये। आप खरपतवार पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद देखिए, पटेले या हेरो द्वारा खरपतवार को हटाना, ये क्या होता है, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। रसायनों के उपयोग से हम खरपतवार को कैसे हटा सकते हैं, उसमें हम देखिए 2 और 4D जैसे रसायनों का छिड़काव कर दिया जाता है, तो ये इसमें खरपतवार पौधे मर जाते हैं, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रण करती है। 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे, और साथ ही साथ हाफ ईयरली एग्जाम में भी बहुत जिलों में ये आया था। अब देखिए, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 जो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। मतलब ऑक्सीजन क्या होती है, हल्की होती है, जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भारी होती है। अब कोई हल्का आदमी है
मान लीजिए कि एक तो 2 फुट का आदमी है और एक 10 फुट का आदमी है, उसके ऊपर बैठ जाएगा तो 2 फुट का कहाँ दिखेगा भाई। तो बस यही कारण ये है कि यहाँ पे CO2 भारी होती है, ऑक्सीजन हल्की होती है, इसके ऊपर बैठ जाती है, तो इसको क्या होगी कि जलने में सहायता नहीं मिलती है। ये किसी से संपर्क नहीं करेगी, ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आएगी तो वो जल नहीं पाएगा कोई भी चीज़ होगी तो। इसीलिए इसका उपयोग हम आग बुझाने के उपयोग में करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाता है अच्छे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। इसको आपको समझाना है तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है।